चेयरमैन सोलर एसोसिएशन हसनात खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसनात साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हसनात साहब, अब जाहिर है बात तो होती है सोलराइजेशन की, लेकिन जो इस वक्त हम देख रहे हैं कुछ खबरें सामने आई कि 10 से 18% तक जो जीएसटी है वो बढ़ सकता है सोलर पैनल्स पर। अब जरा बताइएगा इस वक्त पर किस हद तक हम कहें, क्योंकि लोग तो इस तरफ जा रहे थे सोलराइजेशन की तरफ, ये तो फिर एक रुकावट पैदा करने वाली बात है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रुकावट तो बन रही है, और इस तरह रुकावट बन रही है कि अब एक तरफ तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सोलराइजेशन को प्रमोट किया जाए। एक तो ये भी बड़ा मसला है कि हमेशा जब भी बजट आता है वो अनफॉर्चुनेटली जून में आता है, और सख्त गर्मी एक तरफ आप बिजली के जो अपने वो हैं यूनिट्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। आपने देखा है पिछले हफ्ते 1.5 से पौने 2 रुपया जो है यूनिट पर यूनिट है वो कॉस्ट बढ़ गई है, और साथ में आप टैक्स लगा देते हैं तो 10% टैक्स से हम बल्कि फ्रॉम पीएसए पॉइंट ऑफ व्यू ये बता रहे हैं कि 10% टैक्स भी नहीं होना चाहिए, उसको 0 पे लेकर जाएं। लेकिन ये 10 से जब 18 पे लेके जाते हैं तो जिस आप सोच रहे हैं कि जो 10% अवाम ने अगर लगाना था सोलर, अगर वो सोलर नहीं लगाएगी तो वो अगर इनकी बिजली इस्तेमाल करेगी तो उसका मतलब है उसने इम्पोर्ट ऑफ फ्यूल जो है वो इनका इंक्रीज होगा। तो अगर समझते हैं कि शायद इनके 20-25 अरब रुपया ये थोड़ा सा कुछ कमा लेंगे यहाँ से, अगर एफबीआर इकट्ठा कर लेगा, लेकिन नुकसान है, अब वो लॉन्ग टर्म नुकसान है। आगे आप फ्यूचर में देखें कि ईवी पॉलिसी आ रही है, बैटरी पॉलिसी आ रही है। हम बल्कि काफी दफा गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को ये बता चुके हैं, या हम कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका यूनिट रेट है डे टाइम पे उसको कम किया जाए, जो सुपर पीक कार्ड्स बनाए जाएं, 2-3 टाइम ऑफ यूज जो पीक्स होते हैं उनको चेंज किया जाए, ताकि लोग डिमांड इंक्रीज करें। इनको डिमांड इंक्रीज करनी चाहिए, ना कि सोलर को डिग्रेड करना चाहिए। अभी हम ठीक है, बिल्कुल जो सोलर की तरफ जा रहे हैं जी कंप्लीट कीजिएगा। तो सर जो हम सोलर की तरफ जा रहे हैं तो उसमें बैटरी जो असेंबली लाइन पॉलिसी आई है पाकिस्तान में, जो गवर्नमेंट दे रही है, उसका लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, और वो गवर्नमेंट के हक में जा रही है। आप गवर्नमेंट को इशू है कि जो नाइट टाइम का जो आपका लोड है, मतलब असना साहब आसान अल्फाज में लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अब ऑफ ग्रिड ही रहा जाए, ऑन ग्रिड ना आया जाए, इसी वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जब एक दफा आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं वो इस्तेमाल करने के लिए कोई बंदा नहीं रहेगा, तो उसको बाय आउट कौन करेगा, खरीदेगा कौन? तो इनको तो उसको कोई एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाना चाहिए, ताकि जो प्राइवेटाइजेशन भी अगर आप कर रहे हैं तो वो काम हो सके। इस तरह तो वो भी नाकाम हो जाएगी। सही है, इसमें फैसिलिटेट करने की जरूरत भी है, और जाहिर है अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो फिर एक हम अलग ही हाइक देखेंगे सोलराइजेशन में भी। हसनात साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अली सलमान साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगा। अब जाहिर है इस वक्त जो अगर हम ओवरऑल देखें सिचुएशन को, तो वफाकी हुकूमत और जो सूबे हैं वो एक फिस्कल स्पेस बढ़ाने पर इस वक्त हम देखने के तैयार हो चुके हैं। आज NSE का जो इजलास है वो भी हुआ, चारों सूबे वफाक को 1200 अरब के फंड फराम करेंगे, जिसके बाद जो NFC फार्मूले पर नजरसानी का प्लान है वो तो हम यही कहेंगे कि रोक दिया गया है। तो क्या ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है, या मुस्तकबिल में हम फिर देखेंगे कि दोबारा NFC फार्मूले की तरफ हमें नजरसानी करना ही पड़ेगी, क्योंकि वफाक के पास जो फिस्कल स्पेस का इशू है वो एक बहुत बड़ा और सीरियस इशू है? जी देखें, इसमें जो जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, ये जो ट्रांसफ़र की बात हो रही है, सूबों ने जो ट्रांसफ़र करने का प्रॉमिस कर लिया 1200 अरब रुपए, ये एक वन टाइम ट्रांजैक्शन है। ये कोई परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है, ये मुस्तकबिल का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये एक वफाकी हुकूमत ने रिक्वेस्ट की, और हर साल हम देखते हैं कि सरप्लस के ज़रिए अपने डेफिसिट को हम कम करने की कोशिश करती है वफाकी हुकूमत। तो ये इस तरह एक स्पेशल नीड क्रिएट हुई है, अगरचे इसके बारे में मज़ीद तफसीलात अब बजट में ही आ सकेंगी, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है। जो ब्रॉडर मसला है NFC का, वो एक तरह से हुकूमत ने, वैसे तो देखा जाए तो सूबों का 57% है, लेकिन अगर आप पेट्रोलियम लेवी को शामिल कर लें कि जो डिवाइड नहीं होता है सूबों में, उसको शामिल कर लें तो तकरीबन ये हाफ हाफ हो जाता है। तो एक तो वो बैलेंस हो जाती है। दूसरी एक और चीज़ ये है कि हमारे चूँकि सोशल प्रोटेक्शन का जो सब्जेक्ट है, जिसके तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 600-700 अरब रुपए खर्च करते हैं, वो आइन के स्कीम के मुताबिक ये सूबों का सब्जेक्ट है। और लेकिन हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को लगता है कि अगर हम इसको डिवॉल्व कर देंगे तो शायद वो सूबे उस तरह उसको एफिशिएंटली चला ना सकें। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है कि क्या बेहतर मैकेनिज्म हो सकता है सोशल प्रोटेक्शन का, इनकम ट्रांसफ़र का। इसी तरह जो सब्सिडीज़ हैं जो हम पावर सेक्टर के लिए दे रहे हैं, वो भी ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत देती है, तो क्या उसका कोई और तरीका हो सकता है ताकि ये जो बोझ है वो कम हो। एक लास्ट पॉइंट इसके ऊपर ये है कि हमारा जो डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है, कर्ज़ों की अदायगी का जो तनासुब है
विफाकी बजट में नेट फेडरल रेवेन्यू, उसमें अब काफ़ी कमी हो गई है। आज से 3 साल पहले हमारा नेट फेडरल रेवेन्यू का 91% जा रहा था कर्ज़ों की अदायगी पे, जो कि पिछले साल ये जो 2025-26 का जो बजट अभी ख़त्म हो जाएगा साल, उसमें ये हिस्सा तकरीबन 57% रह गया है। तो 91% से हम नीचे आ गए 57% पे। तो ऑलरेडी ऑलरेडी वफाकी हुकूमत के पास जो अच्छा, जो एक तरह लेकिन से डॉक्टर अली सलमान साहब, क्योंकि बोझ हम है ये वो कम जिक्र हो कर गया। रहे हैं कि ज़ाहिर फिजिकल स्पेस पैदा करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, पीएसडीपी की भी अगर हम बात करें तो उसको भी ये कहा जा रहा है कि 1000 अरब तक महदूद कर दिया गया है। तो एक तरफ फिजिकल स्पेस तो शायद इससे पैदा हो जाए, लेकिन दूसरी जानिब अगर पीएसडीपी को इतना महदूद किया जाएगा तो फिर इससे जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो भी कम नहीं हो जाएंगी? ज़रा ये भी आप एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, तो ये तो पीएसडीपी है ना जी, ये तो इस वक़्त इस पर काफ़ी तहकीक हो रही है, हो भी चुकी है। अनफॉर्चुनेटली अब इसका इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। अच्छा। और इसका जो रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं वो इतने मस्बत नहीं आ रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज़ हैं, जब हम ये मंसूबे बनाते हैं तो उनकी कॉस्ट बहुत एस्केलेट हो जाती है सालों के अंदर। एक हम्म। मंसूबा अगर 10 अरब का है तो वो जब तक मुकम्मल होता है तो वो 100 अरब का हो चुका होता है। तो जिसकी वजह से जो इसके जो इकोनॉमिक रिटर्न्स हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर रिटर्न्स आने चाहिए, वो अब नहीं आ रहे हैं। तो इसको बहुत हमें थॉरली रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। इस वक़्त इन 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 रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। प्लानिंग कमीशन के अंदर जो मैनेजमेंट हो रही है इन मंसूबों की, उसको देखने की ज़रूरत है। ताकि ये जो वसाइल हैं जो हम खर्च कर रहे हैं, ये सही मानों में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जाएँ। इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, ये ज़्यादातर अब प्राइवेट सेक्टर का फंक्शन है, वो पीएसडीपी का फंक्शन नहीं है। अगर आप पीएसडीपी को 10 गुना और बढ़ा लेंगे, तो इससे कोई जॉब क्रिएशन या तरक्की का कोई बहुत रफ्तार बढ़ नहीं जाएगी। अगर इसकी कॉम्पोज़िशन ना चेंज हो। हमने सीपेक में देखा है कि 27 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है। 27 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है और उसके क्या नतीजे में हमने कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ा ली हैं? क्या उसके नतीजे में हमने बहुत ज़्यादा कोई अपनी प्रोडक्टिविटी में इज़ाफ़ा कर लिया है? ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट करने की ज़रूरत है। हम अपनी जो बिल्कुल। तरक्की का और जो एक कमेंट महवर आप है, और कीजिएगा, वो फिर हम आगे उसको बढ़ेंगे कि एटलीस्ट हम रेमिटेंसेस में देख रहे हैं कि इस साल भी अगर देखा जाए जो फाइनेंशियल ईयर था 2025-26 का, उसमें तकरीबन 9% का इजाफा हुआ है। तो एक तरफ से हुकूमत इसका फायदा तो उठा रही है। जी, रेमिटेंस हमारे लिए एक तरह से वो सेफगार्ड है। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफ़िसिट होता है, करंट अकाउंट का डेफ़िसिट होता है, उसको मैनेज करने के लिए रेमिटेंस आ रही हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, अब कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि हमारी जैसे आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं, वो अब इनफॉर्मल तरीके से पाकिस्तान में रेमिटेंस के ज़रिए भी आ रही हैं वापस। तो इन चीज़ों ठीक को है। भी देखने की ज़रूरत है कि रेमिटेंस कितनी सही हैं और कितनी ज़्यादा सही। किसी और शक्ल में पाकिस्तान में आ रही हैं।